व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हाउ द न्यू वेव ऑफ इंडियन फिल्म मेकर्स विल डिस्ट्रॉय उर्दू। अरे भैया काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। आपको बताइए धुरंधर मूवी कितना जबरदस्त कमाल कर चुकी है बॉक्स ऑफिस पर। तो करते हैं साथ में एंजॉय। चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब। और एक चीज हम नोटिस करी, एक मूवी ने नोटबंदी को कितना अच्छे तरीके से जस्टिफाई कर दिया भैया। करते हैं एंजॉय। 1 2 3 गो। देखिए, इंडियन सिनेमा में हमने काफी चीजें झेली हैं हिस्टोरिकली। आईएसआई बड़ी अच्छी है। आईएसआई की स्पाइस हमेशा हमारी मदद करती रहती है, चाहे जोया हो या रुबीना हो। आतंकी आइडियोलॉजी की वजह से नहीं, बल्कि इंडियन गवर्नमेंट की वजह से लोग आतंकी बनते हैं। हमें एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल, कल्चरल और सोशल नैरेटिव की घुट्टी पिलाई गई है। दिल की गर सुनो तो है, दिमाग की तुम्हें नहीं, जान लो कि जान ये तो मैंने देखी नहीं मूवी। कि मैं नहीं। ट्रेनिंग का ठीक इस्तेमाल करके हमारे जिहाद को अपनी मंजिल तक ले जाना है इंशाल्लाह। इनका पूरा परिवार ही इस आतंकवादी साजिश का हिस्सा है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, अभी तक कोई भी चार्जेस प्रूव नहीं हुए हैं। हमको कुछ ही साल पहले टाइगर जिंदा है जैसी फिल्मों में ऐसे सीन्स देखने को मिल रहे थे। इसीलिए तो ये लाइन लोगों के साथ इतनी रेजोनेट करती है। हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे। लेकिन सालों के बाद लगता है फाइनली इंडियन सिनेमा की हवा बदल रही है, और ये चेंज एक ऐसा नया जनरेशन ऑफ फिल्म मेकर्स लेकर आ रहे हैं जो कि शायद इंडियन सिनेमा हिस्ट्री के सबसे एक्साइटिंग फिल्म मेकर्स की जनरेशन है। अब बात पर एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा। और मैं ऐसा क्यों मानता हूं कि ये जो जनरेशन ऑफ फिल्म मेकर्स है, ये शायद इंडिया की सबसे एक्साइटिंग फिल्म मेकर्स की जनरेशन है। क्या मेरा दिमाग खराब है? हाँ है, लेकिन दैट्स अ सेपरेट डिस्कशन। ये स्टेटमेंट फिर भी सच है। तो ऐसा मैं क्यों मानता हूं? लेट्स फाइंड आउट। हेलो श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा, और आप सबको सेक्युलर क्या बात है दोस्तों, की बात कर ही रहे हैं। तो आजकल फिल्म मेकर्स के पास भी एक सेफ्टी नेट आ गया है, व्हिच इज ओटीटी। अक्सर ऐसे फिल्म मेकर्स जिनको शायद मेन स्ट्रीम बॉलीवुड में चांस ना मिले, उन्हें ओटीटी पर अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। आप चाहे पंचायत या मिर्जापुर जैसे अक्लेम शोज को ही क्यों ना ले लें। उसी तरह से हमारे इंडियन सिनेमा की, खासकर अगर हम बॉलीवुड की बात करें, तो उसकी एक स्पेसिफिक मेंटालिटी कई सालों से रही है। और ऐसी मेंटालिटी उनकी क्यों रही है, उसको समझने के लिए हमको थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। देखिए, क्योंकि जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला तो देश को लीड करने की जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर नेहरू के कंधे पर पड़ी। देखिए, उनको अंदरूनी इंडिया की हिस्ट्री और सिविलाइजेशन के लिए भले ही रिस्पेक्ट हो, लेकिन वो मानते थे कि लोगों का फोकस डेवलपमेंट पर होना चाहिए, ना कि अपनी हिस्ट्री सीखने या सिविलाइजेशन में प्राइड डेवलप करने पर। प्रॉब्लम यह है कि नेहरू जी शायद ये नहीं समझे कि एक साथ आप दो चीजें कर सकते हैं। You can walk and chew gum at the same time। बिल्कुल उसी तरह जैसे एक इंडियन फैमिली 50 रुपए के लिए सब्जी वाले से साला लड़ाई करेगी जाके, और उसके बाद वही लोग 50 लाख शादी पे फूक देंगे सिर्फ उन रिलेटिव्स को इंप्रेस करने के लिए जिनको वो लाइक भी नहीं करते। वैसे ही जैसे जिनकी कोई वैल्यू भी नहीं रहती की सीमा टपाड़िया बोलती है कि मैरिजेस आर मेड इन हेवन, लेकिन अपना कमीशन इसी दुनिया में ले लेती है मैडम। इसीलिए असली इंडियन हिस्ट्री सिखाना या इंडियंस के अंदर एक कल्चरल प्राइड जगाना, वो नेहरू जी के लिए प्रायोरिटी नहीं था। उन्होंने इंडियन एजुकेशन का पूरा मामला अब्दुल कलाम आजाद के हवाले कर दिया, जो मानते थे कि इस्लाम की वजह से इंडिया में सिविलाइजेशन आया है, इस्लाम की वजह से इंडिया एक सिविलाइज कंट्री बनी है, मुसलमानों ने हिंदुओं को सिविलाइज किया है। तो आप समझ ही लीजिए कि हमें क्या पढ़ाया जाएगा। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी, वो भी प्राइम मिनिस्टर बनी, और उनका इनिशियल प्राइम मिनिस्टर का जो टेन्योर था वो काफी वॉलेटाइल था। पावर में रहने के लिए उन्हें कम्युनिस्ट का सपोर्ट बहुत डेस्परेटली चाहिए था, और इसलिए उन्होंने कम्युनिस्ट के साथ एक ऐसा डील किया जिसने इंडिया को लगभग 50 सालों तक मेंटल गुलाम बना दिया। कम्युनिस्ट का सपोर्ट लेने के लिए इंदिरा गांधी जी ने उनको एजुकेशन मिनिस्ट्री पर पूरी खुली छूट देने का प्रॉमिस किया। तो एक डिवोटेड कम्युनिस्ट और प्रो इस्लामिस्ट सिंपैथाइजर नूरुल हसन को एजुकेशन मिनिस्ट्री का पूरा भार दे दिया गया। ये वही इंसान थे जो इंडियन एजुकेशन हिस्ट्री को डीप लेफ्टिस्ट टर्न देने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। इन्हीं के टेन्योर में रोमिला थापर, इरफान हबीब, बिपिन चंद्रा, आर.एस. शर्मा जैसे हिस्टोरियंस को सेंटर स्टेज मिला, जो लोग हमें पढ़ाते थे कि इस्लामिक इन्वेडर्स हीरो थे, इंडियन रेजिस्टेंस फाइटर्स जो थे जैसे महाराणा प्रताप हो, गुरु गोविंद सिंह हो, शिवाजी थे, वो तो भाई लोकल चीफ्टेंस थे, उतने कोई इंपॉर्टेंट लोग ये थे नहीं। अंग्रेजों के जमाने में जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट हुई थी, उसमें जो हमारे इंडियन रेवोल्यूशनरीज का
की रोल था उसको भी पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया गया। पूरी आजादी की लड़ाई का क्रेडिट सिर्फ गांधी जी और नेहरू जी को दे दिया गया। ये तो बिल्कुल वही बात हुई कि धुरंधर की सक्सेस का क्रेडिट आपने अनुपमा चोपड़ा को दे दिया। हाँ भाई, अनुपमा चोपड़ा वहां थी। अनुपमा चोपड़ा जी की बकवास रिव्यूज की वजह से शायद कुछ लोगों ने जिद में आके एक्स्ट्रा टिकट खरीद ली और मूवी की बॉक्स ऑफिस में कम से कम 3-4 करोड़ एक्स्ट्रा ऐड हो गए। बट आई एम श्योर कि मूवी सक्सेसफुल होने के पीछे और लोगों का अनुपमा चोपड़ा जी से ज्यादा बड़ा हाथ है। तो इस तरह की हिस्ट्री इंडियंस को पढ़ाई जा रही थी, जिस वजह से कई जनरेशंस ऑफ इंडियंस इसी डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री के साथ बड़े हुए। नेचुरली फिर बहुत सारे फिल्म मेकर्स भी जो इस एजुकेशन सिस्टम में बड़े हुए हैं, वो भी इसी आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे और इसी आइडियोलॉजी पे बेस्ड उन्होंने मूवीज भी बनानी शुरू कर दी। चाहे पीके हो या OMG हो, जिसमें हिंदू धार्मिक सिंबल्स पर जोक होता है, पैरोडी होता है, सैटायर सब अलाउड होता है। फिल्म मेकर्स इसे बहादुर फिल्म मेकिंग कहते हैं, क्योंकि देखिए हिंदुओं का मजाक उड़ाना, हिंदू धर्म का मजाक उड़ाना काफी लो रिस्क हाई रिवॉर्ड कैटेगरी होती है। पीके के मेकर्स कह रहे थे और आमिर खान कहते हैं कि हम तो सारे धर्मों पे मजाक उड़ाते हैं, लेकिन आप उस फिल्म को अगर देखेंगे तो आप ऑनेस्टली बोलिए कि 90% से ज्यादा जो जोक्स है, इंसल्ट्स है, सैटायर है, वो हिंदू धार्मिक प्रैक्टिसेस पर फोकस किए गए हैं। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम पे एक पासिंग रेफरेंस दे दिया गया है बैलेंस के नाम पर। उसके बाद परसानिया, मिस्टर एंड मिसेस अय्यर जैसी मूवीज को देखे जिन्होंने गुजरात राइट्स को पोर्ट्रे किया था, लेकिन इसमें भी फ्रेमिंग काफी क्लियर है कि हिंदू मॉन्स्टर है, स्टेट बदमाश है, मुस्लिम तो इटर्नल विक्टिम है। मिशन कश्मीर भी कश्मीर पे नुआंस दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एंड में वही करती है जो बहुत सारी मूवीज करती हुई आई है कि मुस्लिम आतंकी जो है वो असली विक्टिम है। उसको तो गवर्नमेंट ने परेशान किया, इसलिए वो आतंकवादी बन गया। उसके बाद रंग दे बसंती जैसी फिल्में भी आई थी जो आपको शायद याद होंगी, जो मिलेनियल्स के लिए मैं मानता हूँ कि वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव पीसेस ऑफ लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा था, क्योंकि रिबेलियन का कॉस्ट्यूम पहनकर हिंदुत्व को बड़े सटल तरीके से विलेनाइज किया गया। देखिए फिल्म जो है वो मेनली एंटी करप्शन पर फोकस है, और क्योंकि उस समय पर इंडिया में बहुत करप्शन था तो ऑडियंस उसके साथ वाइब कर रही थी। लेकिन आप उसमें देखिए कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग अंडर करंट था, जिसमें कि एक सब विलन था जो कि काफी प्रो हिंदुत्व टाइप का, बजरंग दल टाइप का आदमी था, और अल्टीमेटली वो विलन रिडीम कर लेता है अपने आप को। लेकिन ये याद रखिए कि वो अपने आप को तभी रिडीम करता है जब वो अपनी हिंदुत्व आइडियोलॉजी को छोड़ देता है और मूवी के वर्जन ऑफ सेक्युलरिज्म को एम्ब्रेस करता है। उसके बाद आती है माय नेम इज खान और न्यूयॉर्क जैसी फिल्में, जिन दोनों फिल्मों का आइडेंटिकल टेम्पलेट है कि जो मुस्लिम कैरेक्टर है वो प्रोफाइलिंग का विक्टिम है। मुस्लिम्स को प्रोफाइल करना किसी भी रीजन के लिए बिल्कुल गलत है। My name is Khan and I'm not a terrorist. अमेरिकन गवर्नमेंट के पास तो कोई रीजन ही नहीं है सस्पिशियस होने के लिए। अगर आपने किसी भी रीजन से मुस्लिम्स को ऑब्जर्व किया या प्रोफाइल किया तो ये इस्लामोफोबिया है। और अगर आप पॉइंट आउट करें कि लेकिन सर वास्ट मेजॉरिटी जो आतंकी अटैक्स होते हैं वो मुस्लिम्स करते हैं, लेकिन अगर आपने ऐसा बोल दिया तो फिल्म आपको बोलेगी कि देखिए लेकिन असली मुस्लिम तो कभी आतंकवाद कर ही नहीं सकता। हाँ बिल्कुल सही बात है। अबू बकर अल बगदादी जो इस्लामिक स्टडीज में PhD था, उसको कुछ नहीं पता, लेकिन लावण्या फ्रॉम साउथ दिल्ली जिसकी नॉलेज ऑफ इस्लामिक कल्चर इज रॉक स्टार फिल्म में उन्होंने कुन फाया कुन गाना 3-4 बार सुन लिया है, उनको अबू बकर अल बगदादी से ज्यादा पता है कि असली मुस्लिम कौन है, नकली मुस्लिम कौन। इनका भरोसा नहीं है, कल को इन्होंने माइक टायसन को भी देख लिया ना तो उसको भी सिखाने लगेंगे कि तुम पंच ऐसे थ्रो करते हो ना, ऐसे थ्रो किया करो, ज्यादा पावर आएगी। ज्ञानी ज्ञानी। ये उसके बाद मैं हूं ना को भी देख लीजिए, क्लासिक पीस ऑफ बॉलीवुड प्रोपेगेंडा, जिसमें पाकिस्तान बड़ा शरीफ है, पाकिस्तान के लोग बड़े अच्छे हैं। सारी प्रॉब्लम हो रही है एक इंडियन रोग जनरल की वजह से, यानी सुनील शेट्टी, जो कि हाइपर नेशनलिस्ट है, बड़ा गलत आदमी है। क्या तुम पाकिस्तानी हो? कि नमन होगा, सुलह होगी, दोस्ती भी होगी। पाकिस्तान के साथ दोस्ती नहीं होगी, सिर्फ जंग होगी और एक फैसला, पाकिस्तान की बर्बादी। और आज हमको पता है कि ग्रोइंग अप का असली मतलब होता है ये रियलाइज करना कि मैं हूं ना फिल्म में सुनील शेट्टी पूरे टाइम से ही था। राजी जैसी मूवीज भी देख लीजिए जो एक किताब पर बेस्ड है, और वो किताब की स्टोरी को उन्होंने इतना चेंज कर दिया सिर्फ ये पॉइंट बनाने के लिए कि जो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंट है वो अपने काम से, अपने देश से डिसइल्यूजन हो जाती है और आखिर में इंडिया से ही नफरत करने लगती है। और ये स्टोरी किताब की स्टोरी से इतनी ज्यादा अलग थी कि जो बुक के ऑथर थे उनको नेशनल मीडिया पर जाकर इस मूवी को डिसअवाउ करना पड़ा और एक्सप्लेन करना पड़ा कि इस फिल्म की जो प्रोटैगनिस्ट थी वो अपने काम पर बहुत प्राइड लेती थी,
वो अपने देश पर बहुत प्राइड लेती थी और देश के लिए कुछ भी सैक्रिफाइस करने को तैयार थी। इतना चेंज कर दिया था स्टोरी को। उसके बाद आते हैं टाइगर जिंदा है, एक था टाइगर, पठान, YRF वाला जो स्पाई यूनिवर्स है। इन मूवीज में ये जितने भी सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं ये सारे आपको देखने को मिलेंगे। पाकिस्तान को कभी भी पूरी तरह से खराब नहीं दिखाया जा सकता। ISI के लोग हमेशा इंडिया को हेल्प करने की कोशिश करते हैं। वो तो इंडिया के बदमाश जनरल्स हैं, सिपाही हैं, ऑफिसर्स हैं जो सबसे जो रोग चले गए है भारत के लिए। और ISI और रॉ हमेशा साथ में मिलके भारत को बचाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो बीमारी है, ये बीमारी उन लोगों को है जिन्हें मैं कहता हूं एस्टैब्लिशमेंट बॉलीवुड। तो ये जो एस्टैब्लिशमेंट बॉलीवुड है, दे बिलीव इन सर्टेन प्रिंसिपल्स। क्या है ये प्रिंसिपल्स? इनको एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। एस्टैब्लिशमेंट बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स मेन स्ट्रीम इंडिया से पूरी तरह से कट ऑफ है। उन्हें लगता है कि उनका साउथ मुंबई और उनके जो पॉश इलाके हैं वही इंडिया है। उन्हें लगता है कि बाकी इंडिया जो है वो बैकवर्ड है। उनके कल्चर, उनके ट्रेडिशंस, उनका नेशनलिज्म, उनके फैमिली वैल्यूज, ये सब बैकवर्ड है। ये सब बहुत क्रिंज और अनकूल है और उनकी आइडियोलॉजी सही है और वही आइडियोलॉजी फिल्मों में दिखाई जाती है। दूसरा प्रिंसिपल ये भी है कि भाई इन लोगों का एक मॉरल बर्डन है भारत के कल्चर को चेंज करने का। बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स का बिलीफ ये है कि इंडिया एक बैकवर्ड सोसाइटी है, ऑप्रेसिव सोसाइटी है। यहाँ माइनॉरिटीज के साथ सिर्फ गलत ही होता है, मेजॉरिटी हमेशा बैकवर्ड रहेगी और इनकी जिम्मेदारी है कि इस मेजॉरिटी कल्चर को सुधारा जाए और इसलिए इनकी फिल्मों में हमेशा मेजॉरिटी कल्चर को लेक्चर दिया जाता है। इनफैक्ट ये अपनी मॉरल सुपीरियरिटी का चूरन इतना चाट चुके हैं कि ये अपनी ऑडियंस को ही लेक्चर दे रहे हैं आज। The entire reason कि क्यों एस्टैब्लिशमेंट बॉलीवुड एग्जिस्ट भी करता है वो है इंडियन ऑडियंस। और ये इंडियन ऑडियंस को ही गरिया रहे हैं कि भाई आप हमारी मूवी के साथ अगर आइडियोलॉजिकली नहीं अग्री करते हैं, आपको अगर हमारी मूवीज गलत लगती हैं तो बॉयकॉट कर दो, मत देखो। They are only making these nepotistic stars ना। आप जा रहे हो ना फिल्म देखने तो मत जाओ। Nobody has forced you. मैं बॉयकॉट करो यार, मैं कोई बॉयकॉट करो, मैं नहीं होता। ये तो बहुत इरिटेटिंग वाला था इन दोनों का, तो स्पेशली हम लोग क्या कोई बॉयकॉट करो मैं यार। What is this? नहीं, आई थिंक हमने कहीं ना कहीं थोड़ी सी वो गलती कर दी कि हमने साइलेंस रखा था। वो हमारी शराफत थी और उसका एक एडवांटेज लेगा कि हमारी कमजोरी थी। अर्जुन कपूर जी भी बॉयकॉट की बात कर रहे हैं। सर, बॉयकॉट करने के लिए कुछ हिट वगैरह होनी भी तो चाहिए। मतलब सर, चाइना अमेरिका को धमकी दे अगर तो समझ में भी आता है। पापुआ न्यू गिनी अगर धमकी देगा तो लोग हंसेंगे ही ना। फिर एक और प्रिंसिपल इनका है कि भाई एस्टैब्लिशमेंट बॉलीवुड को हमेशा वेस्ट का अप्रूवल चाहिए। उसके लिए इंडिया को नेगेटिव दिखाना जरूरी है। सबको पता है कि फॉरेन देशों में इंडिया की एक पर्टिकुलर इमेज रही है। ये सारे के सारे जो वेस्टर्न देश हैं उनका यही इमेज है भारत का। इसलिए ये जो फिल्म मेकर्स हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज का इंडिया की जो इमेज है उसको हमेशा वैलिडेट करना चाहते हैं। वेस्टर्न क्रिटिक्स को सेटिस्फाई करने के लिए वो चाहते हैं कि भाई उनको भी फॉरेन यूनिवर्सिटीज में बुलाया जाए, फॉरेन फिल्म फेस्टिवल्स में बुलाया जाए और उनकी खूब तारीफ हो। उसके लिए हमें घर में मेडल लगे, सर्टिफिकेट लगे, फोटोज। चौथा प्रिंसिपल है कि भाई जो हमारा गल्फ और पाकिस्तान फ्रेंडली मार्केट्स है उसको भी हम खोना नहीं चाहते। बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज पाकिस्तान या गल्फ कंट्री जहां पर बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन है वहां पे ठीक ठाक बैन ना हो जाए, जैसे धुरंधर होगी ना। पाकिस्तान को कभी भी पूरी तरीके से विलेन नहीं दिखाया जा सकता। उसे हमेशा ऐसे दिखाया जाना चाहिए कि वो एक प्यारा फ्रेंडली देश है जिसका नाम खराब कर दिया गया है कुछ बुरे करप्ट जनरल्स ने। तो ऐसे सिचुएशन में जब बॉलीवुड की ये हालत थी, जब बॉलीवुड स्टैग्नेट कर रहा था, पब्लिक बोर हो रही थी बॉलीवुड से, उस समय पे आते हैं एक नई ब्रीड ऑफ फिल्म मेकर्स जो एस्टैब्लिशमेंट बॉलीवुड के प्रिंसिपल्स में विश्वास बिल्कुल भी नहीं रखते। ये फिल्म मेकर्स हैं जो हमारे ऊपर पिछले 70 साल से मेंटल स्लेवरी डाली गई है, उस मेंटल स्लेवरी की जंजीरें इन्होंने तोड़ दी है। लेकिन आप ये बात याद रखिए कि ये जो नया वेव आ रहा है फिल्म मेकर्स का, नया जनरेशन आया है फिल्म मेकर्स का, वो एक बहुत बड़ा रिस्क लेकर आया है। और सबसे बड़ा ये रिस्क जो क्रेडिट जाता है वो SS राजामौली जैसे डायरेक्टर्स को जाता है। क्योंकि उस समय पर सक्सेसफुल मेन स्ट्रीम फिल्में जो होती थी, जो इंडियन कल्चर, इंडियन हिस्ट्री के बारे में खासकर बनाई जाती थी, वो मुगल्स के बारे में बनाई जाती थी, चाहे योद्धा अकबर जैसी फिल्में हो। राजामौली ने रिस्क लिया कि हम एक इंडियन कल्चर पे बेस्ड फैंटेसी फिल्म बनाएंगे, बाहुबली। और उसको एक इनक्रेडिबल रिकॉर्ड ब्रेकिंग रिस्पांस मिला ऑडियंसेस से। बाहुबली फ्रैंचाइज जो है वो इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इंडियन मूवी फ्रैंचाइजेस एवर बन गई। तो ये सक्सेस के बाद उन्होंने स्लो डाउन भी नहीं किया। फिर उन्होंने एक ऐसी फिल्म बनाई व्हिच वाज एन इवन बिगर स्विंग देन बाहुबली, RRR, जहां पर उन्होंने इंडियन रिलीजियस इमेजरी, इंडियन कल्चरल इमेजरी, इंडियन नेशनलिज्म और स्लिक ओवर द टॉप पॉपकॉर्न सिनेमा को इस तरह से मिक्स किया जो कि शायद ही इंडियन सिनेमा में पहले ऐसा पैकेज हमें देखने को मिला हो। बाहुबली की जो सक्सेस हुई थी उसके बाद उन्होंने बाहुबली पर टीवी सीरीज भी बनाई, बाहुबली द लॉस्ट लेजेंड और बाहुबली क्राउन ऑफ ब्लड। उसके बाद उन्होंने बाहुबली द इटर्नल वॉर में एक एनिमेशन फिल्म भी लॉन्च की है जिसका ट्रेलर देख के पूरे सोशल मीडिया पर आग लग गई थी।
तो राजामौली ने जो इतना बड़ा रिस्क लिया और अपनी क्रिएटिव विजन रखकर जो उनको सक्सेस मिली है, उससे फिर और डायरेक्टर्स को हिम्मत मिली। फॉर एग्जांपल बॉलीवुड में डायरेक्टर्स को हिम्मत मिली, जैसे कि आदित्य धार, जिन्होंने 2019 में अपनी फर्स्ट फिल्म उरी रिलीज की। उरी के थ्रू अनअपॉलोजेटिकली पाकिस्तानी रेडिकलिज्म को कॉल आउट किया गया और अनअपॉलोजेटिकली पाकिस्तान का असली फेस दिखाया गया। एट द सेम टाइम म्यूजिक बैंगर था, स्टोरी इंटरेस्टिंग थी और ऑडियंस को भी ये फिल्म बहुत पसंद आई। उसके बाद उन्होंने आर्टिकल 370 पे फिल्म प्रोड्यूस की, जहां पर कश्मीर के सेपरेटिस्ट जिहादी इकोसिस्टम को पूरी तरह से एक्सपोज किया गया। उसके बाद उन्होंने बारामुल्ला जैसी फिल्में भी प्रोड्यूस की हैं, जो अभी रिसेंटली रिलीज हुई है, जिसे बहुत क्रिटिकल अक्लेम मिला है, बिकॉज उन्होंने जो कश्मीरी हिंदुओं की एथनिक क्लेंजिंग है उसको एक बहुत आर्टिस्टिक तरीके से डिपिक्ट किया है इस फिल्म में। और अभी हाल में धुरंधर ने किस तरह से ऑडियंसेस में और सिनेमा घरों में आग लगा रखी है, वो तो हम देख ही रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट बॉलीवुड के जो क्रिटिक्स हैं रो रो के अपनी चूड़ियां तोड़ रहे हैं। और अभी उसमें लेटेस्ट आए हैं ऋतिक रोशन, जो इस फिल्म को प्रोपेगेंडा कह रहे हैं, कहते हैं कि भाई हम इस फिल्म से एग्री नहीं करते। इसके पहले जो हमने वीडियो किया था, जो आप जाकर देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको बताया था कि धुरंधर जो फिल्म आई है वो किस तरह से शायद वायरस स्पाई फ्रैंचाइज को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकती है। मुझे लगता है इसीलिए ऋतिक रोशन की इतनी जली है और उसने सटल तरीके से इस फिल्म को अटैक किया है। और अब तो आर माधवन ने भी ऋतिक के रिस्पॉन्स में आके बोला है कि भाई धुरंधर जैसी फिल्में जो हैं ये एक तरह के स्पाई फ्रैंचाइज को खत्म कर देने वाली है। मेरे सौभाग्य में ये रहा है कि मैं बहुत ऐतिहासिक फिल्मों का हिस्सा रहा हूँ, बना नहीं लेकिन हिस्सा जरूर रहा हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे ऐतिहासिक ये होने वाली है, क्योंकि इस फिल्म जब रिलीज होगी तो एक जॉनर ऑफ फिल्म मेकिंग मुझे लगता है इंडियन सिनेमा में खत्म हो जाएगा। सुना आपने? दोबारा सुनिए। क्योंकि इस फिल्म जब रिलीज होगी तो एक जॉनर ऑफ फिल्म मेकिंग मुझे लगता है इंडियन सिनेमा में खत्म हो जाएगा। भैया ऋतिक रोशन जी, उड़ता तीर लेना है तो पूरा लीजिए ना, पूरा अंदर डालिए। ये तो वही बात हो गई, ये लकड़ी पड़ी हो झाड़ में, आ जाओ कुछ जाओ मेरी। और ऑडियंस भी एग्री करती है आर माधवन के साथ। 1 मिनट के लिए भी तुम्हारा स्क्रीन से ध्यान नहीं हटता है। 3.5 घंटे की मूवी, वेरी नाइस। सर सेकंड ऐसे मतलब ब्रूटली दिखाया गया। इससे पहले हमने शायद थिएट्रिकल एक्सपीरियंस ऐसा किया नहीं था हिंदी फिल्म के। काफी इम्पैक्टफुल था, गुड फिल्म, अच्छी लंबी थी, थोड़ी लेकिन अच्छी थी। ऑब्वियस सी बात है यार, धुरंधर जैसी फिल्म आप देखेंगे, उसके बाद वायर ऑफ स्पाई यूनिवर्स की फिल्में तो पोगो का कार्टून ही लगेंगी ना। और इस वजह से ऋतिक रोशन जैसे लोगों की जलेगी ही। टी, कॉफी, बॉर्नवीटा। बॉर्नवीटा? बॉर्नवीटा? बॉर्नवीटा, हाँ, चुस्ती फुर्ती और शक्ति के लिए बॉर्नवीटा बहुत जरूरी है। मुझे देखिए, मैं 7th स्टैंडर्ड में हूँ, लेकिन अपने क्लास में सबसे लंबा हूँ बॉर्नवीटा की वजह से। सॉरी रोहित, बॉर्नवीटा तो नहीं है ना? नहीं है? बॉर्नवीटा तो होना चाहिए। हम आज ही मंगाएंगे और पियेंगे भी। अरे भाई क्या कर दिया और ये। इसके साथ साथ इंडियन सिनेमा में एक और नया बहुत प्रॉमिसिंग टैलेंट आया है, ऋषभ शेट्टी, जिन्होंने कांतारा फिल्म बनाई थी, जो कि राजामौली की तरह ही एक बहुत बड़ा रिस्क लिया था उन्होंने, बट दैट रिस्क पेड ऑफ इन अ ह्यूज वे। कांतारा बिकेम अ मैसिव सक्सेस। और उसके बाद उन्होंने कांतारा का एक प्रीक्वल भी रिलीज किया है, जिसको पब्लिक ने फिर से कमाल का रिसेप्शन दिया है। अपार्ट फ्रॉम आदित्य धार, अभिषेक शर्मा जैसे लोग भी हैं जिन्होंने अपने स्टोरी के दम पर फिल्म को प्रॉफिटेबल बनाया है। ओम राव जैसे डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने तान्हाजी जैसी फिल्म बनाने का रिस्क लिया। उसके बाद वी हैव टू गिव अ स्पेशल शाउट आउट टू पीपल लाइक विवेक अग्निहोत्री, जिन्होंने बेसिकली कश्मीर फाइल्स एक इंडी फिल्म की तरह बनाई थी, क्योंकि उनको किसी भी एस्टैब्लिशमेंट बॉलीवुड स्टूडियो से मदद नहीं मिल रही थी। लेकिन उन्होंने अपनी डीप रिसर्च और आउटस्टैंडिंग स्टोरी टेलिंग के थ्रू ऑडियंस को अट्रैक्ट किया और ये फिल्म एक सुपर डुपर हिट बन गई। और पूरी दुनिया में इस फिल्म ने इंडियन ऑडियंसेस के साथ कनेक्ट किया, बिकॉज उन्होंने हिस्ट्री कितनी करेक्टली, रॉ और ब्रूटल तरीके से दिखाई है। अब नीतीश तिवारी जैसे अक्लेम डायरेक्टर्स भी, जिन्होंने दंगल जैसी फिल्म बनाई थी, वो भी अब रामायण जैसी फिल्मों पर काम कर रहे हैं। उसके अलावा भी कई मूवीज निकल कर आई हैं, जैसे केरला फाइल्स हो, अजमेर 92 हो, गोधरा पर जो एक फिल्म निकल के आई थी। अब ये मूवीज देखिए, इनकी क्वालिटी भले ही डिफर करती हो, कुछ मूवीज की बेटर हो, कुछ मूवीज की उतनी अच्छी नहीं हो, लेकिन क्लियरली कई फिल्म मेकर्स हैं जो राजामौली, आदित्य धार, ऋषभ शेट्टी, विवेक अग्निहोत्री जैसे लोगों के सक्सेस से और आइडियोलॉजी से इंस्पायर हो रहे हैं। और ऐसी फिल्में आज बन रही हैं, ऐसे टॉपिक्स पर आज बन रही हैं जो शायद 10 साल पहले इम्पॉसिबल थे। और आप देखिए कि ऐसे लोगों से एस्टैब्लिशमेंट बॉलीवुड कितना चिढ़ता है। विवेक अग्निहोत्री जैसे डायरेक्टर ने कश्मीर फाइल्स जैसी इतनी रॉ, इतनी ब्यूटीफुल, इतनी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाई है, उसके बाद भी किसी बॉलीवुड इवेंट पे इनको बुलाया नहीं जाता, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट बॉलीवुड का नैरेटिव इन्होंने तोड़ दिया। वो ऐसे टॉपिक्स को स्क्रीन पर लेके आए हैं जो बॉलीवुड 20 साल से छुपाने की कोशिश कर रहा था। क्रिटिक्स भी हैं, एक्सट्रीमली बायस्ड रिव्यूज डाल रहे हैं। धुरंधर रिलीज होने के पहले ही फिल्म को फ्लॉप और डिजास्टर बोल रहे थे। अब फिल्म सुपर हिट हो गई है तो ऑडियंस करेक्टली इनको रोस्ट कर रही है इनकी बकवास के। तो जब रोस्ट हो रहे हैं ये, तब ये क्रिटिक्स गिल्ड ऑफ इंडिया के पीछे छुप रहे हैं, जिनमें ये क्रिटिक्स खुद
हाई रैंकिंग मेंबर्स हैं, और उसके बाद बोल रहे हैं कि देखिए इस फिल्म के जो लोग हैं, इस फिल्म के जो फैंस हैं, ये हमको हरास कर रहे हैं। बेटा पहले तुम गाली दो, उसके बाद लोग तुमको बोले कि तुम बेवकूफ हो, तुम गलत बोल रहे हो, तो तुम बोले कि मेरे को हरास क्यों किया जा रहा है। ऋतिक रोशन जैसे एस्टैब्लिशमेंट बॉलीवुड वाले लोग भी जो हैं, वो भी इस मूवी को सटल तरीके से अटैक कर रहे हैं, क्योंकि धुरंधर फिल्म ने उसकी मूवी को बच्चों के कार्टून जैसा दिखा दिया। पिछले 10 सालों की कुछ सबसे सक्सेसफुल मूवीज और इस हफ्ते धुरंधर की जो जबरदस्त सक्सेस रही है, उसने ये क्लियरली दिखाया है कि एस्टैब्लिशमेंट बॉलीवुड का जो अपने ऑडियंस पर होल्ड था, वो पिछले 10 सालों में कमजोर हो गया है। ये शिफ्ट एक्चुअली तेलुगु और कन्नड़ा फिल्म्स ने स्टार्ट किया था। उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि अगर बॉलीवुड को अपनी ऑडियंस की परवाह नहीं है, अगर वो अपने व्यूअर्स को सिर्फ लेक्चर ही देना चाहते हैं, तो फिर तेलुगु और कन्नड़ा इंडस्ट्रीज खुशी खुशी बॉलीवुड की ऑडियंस को ले लेगी। एस राजामौली की बाहुबली फ्रेंचाइज की सक्सेस ने बहुत सारे यंग फिल्म मेकर्स को हिम्मत दी कि वो अपने कन्विक्शन के साथ फिल्म्स बनाए जो सिर्फ एंटरटेन ही ना करे, बल्कि इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू भी दुनिया के सामने रखे। इंडिया अब दुनिया को अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्राउडली दिखा रहा है। वेस्टर्न लोगों से फेक इंडियन हिस्ट्री प्रोपगेट करवाने के बजाय अब अपनी हिस्ट्री अपनी जुबान से बता रहा है। इंडियंस फाइनली सॉफ्ट प्रोपेगेंडा का गेम सीख रहे हैं। पाकिस्तान के माइंडसेट और एस्टैब्लिशमेंट के क्राइम्स पर ब्रूटल अनअबैश्ड नजर डाली है, लेकिन एग्जीक्यूशन किया गया है एक्सेप्शनल तरीके से, पैकेजिंग की गई है स्लिक और मास ऑडियंस फ्रेंडली तरीके से। तो ये जो नया जनरेशन आ रहा है फिल्म मेकर्स का, ये एक मैसिव कल्चरल और सिविलाइजेशनल विन है भारत के लिए, क्योंकि इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट सॉफ्ट पावर वेपन्स जो है इंडियन सिनेमा, अब फाइनली सॉफ्ट पावर वेपन बन के यूज हो रहा है। पहले तो ये जो वेपन था वो इंडियंस के खिलाफ ही यूज किया जाता था, अब फाइनली वेपन को सही तरीके से यूज किया जा रहा है। जैसे जैसे भारत इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और मिलिट्री स्ट्रेंथ में ग्रो करेगा, हमें अपने सॉफ्ट पावर वेपन्स जैसे इंडियन सिनेमा का यूज करना पड़ेगा ताकि हम दुनिया में अपना इन्फ्लुएंस प्रॉपर्ली बिल्ड कर सके। बिल्कुल वैसे ही जैसे अमेरिका पिछले 75 इयर्स से करता हुआ आ रहा है। मेरी होप ये है कि इन फिल्म्स की सक्सेस और ये जो न्यू वेव ऑफ इंडियन फिल्म मेकर्स का आ रहा है, ये और ज्यादा यंग स्टोरी टेलर्स और फिल्म मेकर्स को भारत में इंस्पायर करेगा, ताकि नेक्स्ट फ्यू डेकेड्स में हमें धुरंधर जैसी और भी मूवीज मिलती रहे जो एंटरटेन भी करे और इंडिया की स्टोरी बोल्डली दुनिया के सामने भी रखे। और अगेन भाई वीडियो बहुत बढ़िया तरीके से, मतलब लंबी थी लेकिन आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू आपका समझ आ जाएगा कि हाँ किस तरीके से हम अभी तक मूवी जो देखते आए थे किस तरीके से पोर्ट्रे किया गया। जैसे जोधा अकबर मूवी है, बहुत ही अच्छे तरीके से दिखा दिया उनको हर एक चीज, मतलब और फिर और हमें हमेशा ऐसा दिखाया गया कि हम लोग ही वो करते हैं, या तो हमें हमारे ऊपर जोक बहुत बन जाएंगे या फिर हमारी वजह से ही गलत हो रहा है और बाकी दूसरे तो विक्टिम है, इस तरीके से पोर्ट्रे करते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। रियलिटी आपको भी पता है। मैं जब अब थोड़ा सा जैसे मैच्योरिटी लेट आई, लेकिन अब जाके जब चीज रियलाइज होती है, मैं हूं ना मूवी हो गई किस तरीके से, मतलब हम ये सोचते यार कि कोई भी इंडियन वो था जो मतलब फौजी बोल लो वो गया रोग जाता है, फिर वो ही मतलब सारी दिक्कतें वो कर मतलब विलन ही मेन उसको बना देते हैं। रियलिटी है। देखो मुझे लगता है कि ठीक है आप किसी मूवी के कॉन्सेप्ट से एग्री करो ना करो, लेकिन जो चीज़ एक सही तरीके से आई है सामने, जो कि किसी से पूछोगे सही लगेगी, तो उसको आप कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो कि ये एक प्रोपेगेंडा मूवी है। मतलब एक चीज देख तो वो प्रोपेगेंडा नहीं है जिसमें आईएसआई हेल्प कर रही है। पाकिस्तान में क्या है, वो अच्छे हैं, बुरे हैं, गलत है, लेकिन उन्हें ये बोल दिया ना उन्होंने कि तुम तीनों जंग जीते हो, तो उनका बच्चे से लेके जो बड़े बड़े इनफैक्ट ओपोजिशन पार्टीज भी वो सब उस चीज को वो करेंगे, ठीक है। और यहाँ ऐसे हो जाएंगे कि नहीं हम तो ये बनेंगे। भाई देखो तकलीफ जब होती है तो वो दिखती है, और अब क्या है सोशल मीडिया आ गया, लोग भी समझदार हो गए, लोग को भी दिखता है क्या कौन सही बोल रहा है कौन प्रोपेगेंडा। जो सो कॉल्ड प्रोपेगेंडा वर्ड है ना उसके धज्जे उड़ चुकी है, लोगों को समझ आ गया कि कोई कौन वाकई में गलत तरीके से पोर्ट्रे कर रहा है प्रोपेगेंडा। गैंडा भी कह रहा होगा कहाँ फंस गया हूँ मैं आके इस वर्ड के अंदर। भाई मुझे लगता है इट्स अ मस्ट वॉच मूवी, और आप लोग ना किसी मूवी को देख के अब की जब से सोशल मीडिया है, जब से यूट्यूब पर वीडियोस आने लगी है हमारी हिस्ट्री के बारे में, कैसे हमारे जो सोल्जर्स हो गए, हमारे पैरा एसएफ हो गए, हर एक के ऊपर कि किस तरीके से वो काम करते, तब अब लोग ना समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से प्रोपेगेंडा चल रहा है। पहले ये चीज़ें नहीं थी इतनी सोशल मीडिया पे, तब ये था टेक्स्ट बुक में जो लिखा है वो, या जो मूवी में हम देख लेते थे। अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करेगा। बाय बाय, टेक केयर।